हाँ जी, तो क्या हाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक एस्ट्रोनॉट्स की कहानी जो अंतरिक्ष में जाकर बिल्कुल पागल हो जाता है और उसे अजीब अजीब से इल्यूजन होने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है एस्ट्रोनॉट्स के साथ। जहां मूवी में हम देखते हैं स्पेसशिप ऑडिसी वाक शनि के चांद टाइटन की ओर जा रही है, जहां उसे पृथ्वी के लिए प्राकृतिक संसाधन इकट्ठा करने हैं। क्योंकि ये यात्रा कई सालों की है, इसलिए क्रू ज्यादातर समय सोता है और सिर्फ हर 90 दिनों में जागता है ताकि रूटीन चेक कर सके और मरम्मत कर सके। ये देख सके कि जहाज सही दिशा में है या नहीं और पृथ्वी को रिपोर्ट कर सके। 9 महीनों के बाद जॉन जागता है और एआई से वही सामान्य चेतावनियां सुनता है जो उसे याद दिलाती हैं कि हाइबरनेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा से भ्रम और मिथली आ सकती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन फ्रैंक्स उसे काम में जुटने के लिए कहता है। एक जल्दी से शॉवर लेने के बाद जॉन फ्रैंक्स और नैश के साथ सिस्टम की जांच में शामिल हो जाता है। उन्हें धरती से एक संदेश मिलता है जिसमें उन्हें इंपॉर्टेंट काम करना है। जॉन अपनी निजी इनबॉक्स भी चेक करता है, लेकिन उसे कोई संदेश नहीं मिलता, जिससे उसे निराशा होती है। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड जो के बारे में सोचता रहता है और साइकोलॉजिकल जांच के दौरान भी उसके ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन जब कंप्यूटर उससे पूछता है कि उसे सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है, तो वो जवाब देता है ताजी हवा। बाद में वो नैश को बताता है कि उसे जो का अंतिम नाम भी याद नहीं है, लेकिन नैश कहता है कि चिंता मत करो, ये तो जागने के बाद होने वाली सामान्य भूल है। इसके बाद जॉन अपनी मरम्मत का काम जारी रखता है और उस दिन को याद करता है जब वो जो से पहली बार एक पार्टी में मिला था, और ये याद उसे जो का अंतिम नाम याद दिला देती है। अब जॉन खुद को थोड़ा और आरामदायक महसूस करता है। जब सारा काम खत्म हो जाता है तो तीनों धरती पर एक संदेश भेजते हैं कि सब ठीक है और वापस अपने हाइबरनेशन पॉड्स में लौट जाते हैं। जॉन जब सोने लगता है तो उसे उस दिन की याद आती है जब उसने जो को दूसरी बार देखा था, जब टाइटन मिशन के बारे में एक प्रेजेंटेशन हो रही थी। वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे जहाज बृहस्पति के चारों ओर एक स्लिंग शॉट मैन्यूवर करेगा जो उसे टाइटन की ओर लॉन्च करेगा। वहां मिलने वाले संसाधनों का उपयोग पृथ्वी के लिए स्वच्छ ऊर्जा के रूप में किया जाएगा ताकि मानवता द्वारा की गई पर्यावरणीय क्षति से लड़ा जा सके। अगली बार जब जॉन उठता है तो वो सुनिश्चित करता है कि वो अच्छा खाना खाए और थोड़ा व्यायाम करे। बाद में जब वो काम कर रहा होता है तो उसे कोई आवाज उसे पुकारती सुनाई देती है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अचानक जहाज हिलने और घूमने लगता है और लाइट्स चमकने लगती हैं। एआई एक चेतावनी संदेश भेजता है और जॉन देखता है कि कुछ स्क्रू छत से गिर रहे हैं और एक पैनल भी हिल रहा है। जैसे ही वो पैनल को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, पैनल गिर जाता है और उसके सिर पर लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जॉन सपने में जो को रोते हुए देखता है और फिर जागता है, पाता है कि फ्रैंक्स और नैश उसकी जांच कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि जहाज के साथ क्या हुआ, क्योंकि जॉन उस वक्त अकेला जाग रहा था। जब जॉन उस गिरे हुए पैनल की जगह पर गया तो उसने देखा कि जहाज के आंतरिक हिस्सों को भारी नुकसान हुआ है। फिर अंतरिक्ष यात्री बाहरी वीडियो फीड की जांच करते हैं और देखते हैं कि जहाज का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त है, लेकिन उन्हें रिकॉर्डिंग में टक्कर का कोई क्षण नहीं मिलता और ना ही धरती से कोई त्रुटि संदेश भेजा गया है। वे पावर और सिस्टम को रीसेट करते हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखता है। फ्रैंक्स फिर से क्षति की जांच करने का फैसला करता है, जबकि जॉन ह्यूस्टन को स्थिति की जानकारी देने के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करता है। ऐसा करते समय उसे वो दिन याद आता है जब उसने जो से एक कैफे में मुलाकात की थी और कैसे जो ने उसकी मदद की थी एक वीडियो गेम के लेवल को पार करने में जिसमें वो अटका हुआ था। जॉन और जो बहुत बातें करने लगे थे और जॉन ने उसे बताया कि उसका कोई परिवार नहीं है, इसलिए उसके टाइटन जाने के लिए चुने जाने की संभावना ज्यादा थी। वर्तमान में फ्रैंक्स कहता है कि चूंकि सब कुछ ठीक चल रहा है और क्रू के लिए कोई खतरा नहीं दिख रहा, इसलिए उन्हें मिशन को प्लान के अनुसार जारी रखना चाहिए। नैश इसका विरोध करता है और कहता है कि यह तय करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। इसलिए फ्रैंक्स इस संभावना पर विचार करने लगता है कि हो सकता है जहाज में संरचनात्मक तनाव हो जिससे डिकम्प्रेशन हुआ हो। जॉन मानने से इनकार कर देता है क्योंकि जो भी डिजाइनरों में से एक थी, लेकिन नैश मान लेता है और कहता है कि अगर ये सच है तो जब वे स्लिंग शॉट मैन्यूवर करेंगे तो एक विस्फोट हो सकता है। फ्रैंक्स उन्हें मरम्मत करने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि वे इस बात को मानकर चलें कि स्ट्रक्चरल तनाव हो सकता है और जब तक पृथ्वी से कोई खबर नहीं आती वे मिशन को सामान्य रूप से जारी रखेंगे। काम करते हुए जॉन जो के बारे में सोचता रहता है और उस रात की याद आती है जब वह उसके घर गया था और उनका रिश्ता आगे बढ़ा। अचानक नैश उसे जगाता है, जो अभी भी सोचता है कि एक क्षतिग्रस्त जहाज पर उड़ान भरना एक बेकार विचार है और उन्हें मिशन को रोक देना चाहिए। उसी समय लाइट्स और स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए झपकती हैं और फिर सामान्य हो जाती हैं। नैश डायग्नोस्टिक चलाता है, लेकिन कोई पावर फेलियर का संकेत नहीं मिलता। उन्हें फ्रैंक्स अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि उसने उनकी बातचीत सुन ली थी।
वह कहता है कि अगर वे पृथ्वी पर वापस गए और ह्यूस्टन ने जहाज में कोई गड़बड़ी नहीं पाई तो वे बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फ्रैंक्स उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें एक टीम के रूप में काम करना होगा और फिर उन्हें उनके पॉड्स में वापस भेज देता है। जॉन सोने की तैयारी करने लगता है और जो के साथ बिताए उस सुबह को याद करता है जब जॉन ने कहा था कि वे सिर्फ दोस्त बने रहें जिनमें फायदे हों, क्योंकि जॉन जल्द ही जा सकता है। नैश फिर जॉन के पास आता है और कहता है कि वह 90 दिनों की नींद की बजाय 79 दिन और 12 घंटे का टाइमर सेट करे। इस तरह वे फ्रैंक्स के जागने से पहले उठ सकते हैं और स्लिंग शॉट को उल्टी दिशा में घुमाकर पृथ्वी वापस जा सकते हैं। लेकिन जॉन मना कर देता है और कहता है कि यह बगावत है। नैश, जो अब हताश है, एक कहानी साझा करता है अंटार्कटिका की एक फैसिलिटी की, जहां एक क्रू को बर्फ की परत में एक दरार मिली थी जो स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। वे वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उनके कमांडर ने अपनी गन निकाली और धमकी दी कि जो भी जाने की कोशिश करेगा उसे मार देगा। बाद में जब बचाव दल भेजा गया तो कमांडर वहां नहीं मिला और बाकी क्रू के सभी सदस्यों की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आखिरकार जॉन मान जाता है और कहता है कि वह नैश की मदद करेगा, लेकिन तभी जब वे जागने पर और नुकसान का सबूत पाएंगे। जब वह नए टाइमर के साथ सोने जाता है तो उसे पृथ्वी पर बिताए अपने आखिरी महीनों की याद आती है, कैसे वह जो के साथ निजी पलों का आनंद लेता था, लेकिन टाइटन के बारे में लेक्चर के दौरान पेशेवर रहता था। अगली बार जब वह जागता है तो उसे जहाज के अंदर जो दिखाई देती है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम होता है। जल्द ही नैश आकर उसकी जांच करता है और जॉन मानता है कि उसे अब चीजें दिखाई दे रही हैं, इसलिए नैश कहता है कि यह घर वापस जाने का एक और कारण है। दोनों ब्रिज पर जाते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी से कोई संदेश नहीं आया है। वे कुछ समय के लिए बृहस्पति की खूबसूरती की सराहना करते हैं और फिर जॉन कहता है कि वह नैश की योजना का पालन नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, जिससे बहस छिड़ जाती है। तभी फ्रैंक्स वहां आता है, जिसने उनकी योजना सुन ली थी और अपना पॉड पहले ही सेट कर दिया था ताकि वह जल्दी जाग सके। वो नैश को काम पर वापस भेजता है और जब नैश मना करने की कोशिश करता है तो फ्रैंक्स उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, जिससे नैश चुपचाप कमरे से चला जाता है। फ्रैंक्स फिर जॉन से पूछता है कि क्या वे दोस्त हैं और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो ये भी वादा करता है कि अगर कोई असली खतरे का सबूत मिला तो वो तुरंत मिशन को रोक देगा। इस बीच नैश किचन में बेचैनी से चक्कर काट रहा होता है। जब जॉन खाना खाने आता है तो नैश उस पर दबाव डालने लगता है और मदद मांगता है। जॉन फिर भी मना कर देता है, जिससे नैश अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाने लगता है। ठीक उसी समय फ्रैंक्स भी आ जाता है। कप्तान पूछता है कि क्या वे नैश के बिना भी स्लिंग शॉट कर सकते हैं। जॉन पुष्टि करता है कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि सारे गणित कंप्यूटर में हैं। इसलिए फ्रैंक्स नैश को पकड़ता है और कहता है कि वो उसकी बगावत के बारे में ह्यूस्टन को बताएगा, फिर उसे वहां से भेज देता है। इसके बाद जॉन अपना दिन बिताता है, लेकिन जो के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसे एक ब्रेक लेना पड़ता है और वह अंधेरे कमरे में बैठकर सोचने लगता है। कुछ समय बाद वह फिर टूटे हुए पैनल के पास जाता है, जो अब छत पर टेप से चिपका होता है। जॉन उस छेद में प्रवेश करता है और देखता है कि कई तारों में स्पार्क हो रहे हैं। तभी एक गैजेट फेल होने लगता है, जिससे ढेर सारे स्पार्क और स्क्रू निकलने लगते हैं। फिर जहाज के क्षतिग्रस्त हिस्से में एक दरार पड़ती है और जॉन को पकड़कर रखना पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष की ताकत उसे खींचने लगती है। लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाता और उसका शरीर अंतरिक्ष में तैरने लगता है। उसी पल वह जाग जाता है और समझता है कि ये सब एक भ्रम था। फ्रैंक्स घोषणा करता है कि स्लिंग शॉट का समय आ गया है और नैश जॉन से ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसकी बात अनसुनी कर देता है। जब वह ब्रिज की तरफ जा रहा होता है तो उसे वो पल याद आता है जब वह और जो पतंगों के बारे में बात कर रहे थे और कैसे रोशनी की तरफ उड़ना उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति है। जल्द ही फ्रैंक्स और जॉन कंट्रोल पर होते हैं, लेकिन नैश को सिर्फ देखने की अनुमति दी जाती है। बहुत सारे कैलकुलेशन और तैयारी के बाद वे थ्रस्टर्स को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं और जहाज बृहस्पति के चारों ओर उड़ने लगता है। अचानक आई सिस्टम ओवरलोड की घोषणा करता है, लेकिन फ्रैंक्स जॉन से आगे बढ़ने के लिए कहता है। पैनल के छेद के अंदर यूनिट स्पार्किंग जारी रखता है। जैसे ही जहाज जोर जोर से हिलता है, वो बृहस्पति के चारों ओर उड़ना पूरा कर लेता है और जॉन बटन दबाता है और आखिरी समय पर स्लिंग शॉट खींचने में कामयाब हो जाता है। मैन्यूअर सफल होता है और जहाज स्थिर हो जाता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि वे टाइटन की ओर सही रास्ते पर हैं। सेलिब्रेशन के तौर पर ड्रिंक पीने के बाद जॉन एक्सरसाइज करता है और फिर मरम्मत के काम में जुट जाता है। वह रेडियो की जांच करता है और एक अजीब सी आवाज सुनता है, इसलिए वह अपना कान पास ले जाकर सुनता है और अचानक एक आवाज अपने नाम को चिल्लाते हुए सुनकर चौंक जाता है। वह रेडियो लेकर बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के पास जाता है, जो कहते हैं कि वे कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यह एक इको हो सकता है, लेकिन रडार पर 1000 मील तक कुछ भी नहीं दिखता। नैश कहता है कि यह एक और भ्रम था और फ्रैंक्स घोषणा करता है कि अब सोने का समय है। इस बार जॉन उस पल का सपना देखता है जब उसे मिशन के लिए चुने जाने की कॉल मिली थी।
थी। लेकिन जब उसने जो को ये बताया तो वो खुश नहीं दिखी। उसने स्वीकार किया कि वह उनकी सिर्फ दोस्त वाली डील तोड़ चुकी थी और उससे प्यार कर बैठी थी। लेकिन जॉन ने बस इतना कहा कि ये मिशन उनके प्यार से बड़ा है। दुखी जो ने कबूल किया कि उसने जॉन के खिलाफ वोट किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वह जाए, तो जॉन ने चुपचाप अपनी चाबी छोड़ दी और चला गया। अगली बार जब जॉन जागता है तो उसे पहले से ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। जॉन जहाज के चारों ओर दौड़ने लगता है ताकि उसका दिमाग साफ हो सके, लेकिन वह जो के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। अचानक जब जो पास में दिखाई देती है, जॉन उसका पीछा करता है और बार बार खुद को कहता है कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना है। तभी फ्रैंक्स उसे रोकता है और बताता है कि नैश ने रिएक्टर रूम में कुछ पाया है और उसे मदद चाहिए। फ्रैंक्स जॉन की सेहत को लेकर चिंतित है और इस पर जॉन भड़क जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि यह हाइबरनेशन उसके लिए यातना है। लेकिन जल्द ही वह शांत हो जाता है और कसम खाता है कि वो ठीक है, पर फ्रैंक्स उसे याद दिलाता है कि जो जहाज पर नहीं है। फिर जॉन नैश के पास जाता है जो बताता है कि रिएक्टर का आउटपुट बढ़ने लगा है। ये समस्या छोटी लग रही है, लेकिन इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो वे यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। नैश मानता है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए वह जॉन से उसके नंबरों को दोबारा चेक करने के लिए कहता है ताकि वे कप्तान को सही जानकारी दे सकें। जॉन इस मौके का फायदा उठाकर पूछता है कि फ्रैंक्स को कैसे पता चला कि वह जो को देख रहा है। नैश कसम खाता है कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी वह अपनी ही यादों पर शक करने लगता है। नैश कबूल करता है कि उसे अपने माता पिता के नाम और चेहरे भी याद नहीं आ रहे हैं। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब दवाई के साइड इफेक्ट हैं, लेकिन नैश जॉन की जो कि यादों में छेड़छाड़ करने लगता है और कहता है कि शायद जो ने किसी और को ढूंढ लिया हो। जॉन उसे धक्का देता है और नैश अजीब आवाजें निकालते हुए कहता है कि वे अब भी वापस जा सकते हैं। जॉन का गुस्सा बढ़ता है और वह उसे चुप रहने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं है क्योंकि नैश ने उन्हें केवल अपने दिमाग में देखा था। उसी पल फ्रैंक्स उन्हें ब्रिज पर बुलाता है और नैश फिर भी रिपोर्ट करता है कि नंबरों में कुछ गड़बड़ी है। फ्रैंक्स स्क्रीन दिखाता है और पुष्टि करता है कि एक एरर है जिसे हल करना जरूरी है ताकि वे टाइटन तक सुरक्षित पहुंच सकें। वह यह भी बताता है कि किसी ने जानबूझकर रिएक्टर को एक लो लेवल कमांड दी थी जिससे ये असामान्यताएं हुई। आखिरी लॉगिन जॉन का था, लेकिन फ्रैंक्स को लगता है कि नैश ने जॉन का पासवर्ड इस्तेमाल किया था। अचानक फ्रैंक्स एक बंदूक निकालता है और कहता है कि अब वे फिर से हाइबरनेशन में जाने वाले हैं। जब जॉन अपने पॉड में जाता है तो वह देखता है कि फ्रैंक्स नैश को बंदूक से मार रहा है। दोनों के बीच हथियार के लिए लड़ाई होती है और नैश को जॉन के पॉड से धक्का दे दिया जाता है। फिर फ्रैंक्स उसके सिर पर बंदूक से वार करता है। जॉन अंत तक नहीं देख पाता क्योंकि वह सो जाता है। इस बार जॉन सपना देखता है उस रात का जब यात्रा से पहले वह जो से अलविदा कहने गया था। जो ने माफी मांगी और पूछा कि क्या उसने कभी उससे प्यार किया था, लेकिन जॉन ने एक बार फिर सवाल से बचने की कोशिश की। अगली बार जब जॉन जागता है तो वह पहले से भी ज्यादा बीमार महसूस करता है और उल्टी कर देता है। उसे फ्रैंक्स के नैश को मारने की धुंधली झलकियां भी दिखती हैं। सोने से पहले ऐसा लगता है फ्रैंक्स ने उससे पूछा था कि क्या वे अब भी दोस्त हैं। जॉन बाकी लोगों की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता जब तक कि फ्रैंक्स अचानक उसके पीछे आकर खड़ा नहीं हो जाता। कप्तान समझाता है कि नैश बहुत अस्थिर था, इसलिए उसने उसे पॉड में डाल दिया ताकि वे टाइटन पहुंचने तक उसे वहीं रख सकें। वह अपनी बंदूक हटाने से इनकार करता है क्योंकि उसे लगता है कि जल्द ही जॉन भी पागल हो सकता है। जब जॉन कहता है कि वह ठीक है तो फ्रैंक्स बताता है कि नैश की अंटार्कटिका वाली कहानी गलत थी। असल में कमांडर ने टीम को जाने के लिए कहा था, लेकिन वे बहुत डर गए थे और कमांडर अकेला ही चला गया, जिससे वह ठंड में जमकर मर गया। ऑटोप्सी में पता चला था कि गोली के घाव असल में आत्महत्या के थे। फ्रैंक्स ने घोषणा की कि मिशन अभी भी जारी रहेगा और जॉन को काम करने के लिए भेज दिया। सिस्टम चेक करते हुए जॉन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और जब वह अपनी बांह देखता है तो पाता है कि उसकी नसें काले रंग की हो गई हैं। अचानक उसकी बांह में अजीब बदलाव होने लगते हैं और वह दर्द से चीख उठता है जब उसकी नसें फट जाती हैं और खून निकलने लगता है, लेकिन यह भी एक भ्रम ही होता है। उसी पल जॉन फिर से आवाजें सुनता है जो उसे पुकार रही होती हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। फिर जॉन किचन में जाता है और फ्रैंक्स उसकी कांपती हुई हाथ की ओर इशारा करते हैं। फिर जो का जिक्र छेड़ते हैं, लेकिन जॉन गुस्से में कहता है कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहें। तब फ्रैंक्स सच्चाई बताते हैं, जॉन का जो के साथ कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। वो सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर उससे मिलती थी क्योंकि कमेटी ने उसे भेजा था ताकि मिशन से पहले उसकी मानसिक स्थिति की निगरानी की जा सके। जॉन दंग रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि फ्रैंक्स इतनी सटीकता से उसकी और जहो की मुलाकातों का विवरण कैसे दे सकते हैं। फ्रैंक्स बताता है कि वह भी उस कमेटी का हिस्सा था। जॉन इस पर यकीन नहीं करता और वहां से हटकर रेडियो मेंटेनेंस के लिए चला जाता है। उसके मन में अब भी जो की यादें चल रही होती हैं, लेकिन अब उसे अपने ही ख्यालों पर शक होने लगता है।
तभी ह्यूस्टन से कोई व्यक्ति रेडियो पर संपर्क करता है और ढेर सारे सवाल पूछता है, लेकिन वे जॉन के जवाब नहीं सुन पाते और कॉल काट देते हैं। इसके बाद फ्रैंक्स उसे ब्रिज पर बुलाता है और चिल्लाता है कि जॉन ने कैसे सोचा कि वह इतनी दूर से धरती से संपर्क कर सकता है। वह सुरक्षा फुटेज दिखाता है जिसमें जॉन अकेले ही बोल रहा होता है और फिर उसे शांत करने के लिए दिखाता है कि वे कितनी दूर आ चुके हैं। जॉन को फिर से हाइबरनेशन में भेजने की बात सुनकर वह एक और कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। फ्रैंक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे धमकी देता है कि उसे नैश से मिलने दिया जाए। फ्रैंक्स कहता है कि वह नींद के चक्र को बाधित नहीं कर सकता, लेकिन वादा करता है कि वह उसे नैश से मिलवाएगा। लेकिन जैसे ही जॉन दरवाजा खोलता है, फ्रैंक्स उसे दीवार से धक्का देता है और फिर जमीन पर गिरा देता है। धमकी देता है कि अगर वह सोने नहीं गया तो उसे मार डालेगा। नैश के साथ हुई घटनाओं को याद करते हुए जॉन फ्रैंक्स पर हमला कर देता है और बंदूक छीनने की कोशिश करता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और फ्रैंक्स लगभग जॉन का गला घोंट देता है, लेकिन जॉन उसे मुक्का मारकर खुद को आजाद कर लेता है। फिर जॉन बंदूक उठाकर नैश के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रैंक्स हंसने लगता है। खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा जॉन जहाज में इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने यादें आती जाती हैं और उसे फ्रैंक्स की आवाज परेशान करती है। अब उसे नहीं पता होता कि असली क्या है और कल्पना क्या है। फ्रैंक्स इस मौके का फायदा उठाकर फिर से उस पर हमला कर देता है। एक नई लड़ाई शुरू होती है और जॉन फ्रैंक्स की नाक तोड़ देता है, फिर उसे बंदूक से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जॉन ब्रिज पर जाता है और कैमरों के जरिए नैश को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक फ्रैंक्स फिर से उसके पीछे आता है, लेकिन इस बार जॉन उसे दूर धकेलता है और गुस्से में मारता रहता है जब तक कि फ्रैंक्स की मौत नहीं हो जाती। जॉन एआई से पूछता है कि नैश कहाँ है और एआई जवाब देता है कि वह पुल पर जिंदा है। जॉन हैरान होकर क्रू मैनिफेस्ट मांगता है और पता चलता है कि क्रू में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, खुद जॉन। उसका पूरा नाम जॉन फ्रैंक्स नैश है और वह अपने बाकी 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अब तक केवल कल्पना में देख रहा था। जब उसे एहसास होता है कि वह अकेला है तो जॉन टूट जाता है और आत्मनाश के बारे में सोचता है, लेकिन इसके बजाय वह रेडियो पर जाता है और पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करता है। जॉन के लिए यह चौंकाने वाला है जब जोई जवाब देती है। वह सुनिश्चित नहीं है कि वह असली है, लेकिन वह उसे बाकी के अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में सब कुछ बताता है, यह मानते हुए कि वह शायद पागल हो गया है। जोई समझाती है कि उन्हें गलती से उसकी दवा की मात्रा बढ़ा दी गई है, यही वजह है कि वह क्रू का अनुभव कर रहा है। वह यह भी पुष्टि करती है कि वह एकमात्र क्रू सदस्य है और एक बड़ा रहस्य बताती है, जहाज कभी लॉन्च नहीं हुआ। जॉन सो गया था और उसे न्यू मैक्सिको में एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में रखा। उन्होंने जहाज का एक परफेक्ट रेप्लिका बनाया और उसे 1000 फीट गहराई में रखा ताकि हाइबरनेशन और आइसोलेशन के मानव मन पर प्रभावों का परीक्षण किया जा सके। जोई कहती है कि उसे भी यह नहीं पता था, वरना वह ऐसा नहीं होने देती। जॉन ने बृहस्पति और स्लिंगशॉट देखने का जिक्र किया, लेकिन जोई बताती है कि यह सब एक सिमुलेशन था। जिस घटना ने ढांचे और पैनल को नुकसान पहुंचाया वह एक भूकंप थी। यही वजह है कि उसने कैमरे पर कुछ नहीं देखा। वह भूकंप कुछ समय के लिए सभी संचार को काट देता है और इसलिए जोई उसे पहले दवा के बारे में चेतावनी नहीं दे पाई। अब सब कुछ खत्म हो गया है। जोई उसे बताती है कि उसे केवल एयरलॉक के माध्यम से चलकर बचाव सुरंग तक पहुंचना है। जॉन तुरंत छोड़ने के लिए तैयार होता है। तभी फ्रैंक्स फिर से प्रकट होता है और उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। फ्रैंक्स कहता है कि जोई के साथ बातचीत असल में वास्तविकता नहीं थी, क्योंकि जॉन का मन एक ऐसा स्पष्टीकरण ढूंढने के लिए बेताब था जो स्थिति को समझ में लाए। लेकिन जॉन फ्रैंक्स पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और एयरलॉक खोलता है, ये कहते हुए कि वो अब घर जाना चाहता है। फ्रैंक्स पीछे हट जाता है और जॉन जोई को बताता है कि वह उससे प्यार करता है, इससे पहले कि एआई अंतिम दरवाजा खोले। बाहर एक भूमिगत सुरंग उसका इंतजार कर रही है और जॉन ऊपर जहाज को देखता है। क्षेत्र हिलने लगता है क्योंकि जॉन आवाजें सुनता है जो उसे बचाने का वादा कर रही हैं और मशीनें जमीन में खुदाई कर रही हैं। वह एक सीढ़ी चढ़ता है और अपनी स्थिति का संकेत देने के लिए चिल्लाता है। उस क्षण एक रोशनी झपकती है और जब जॉन उसे छूता है तो उसे प्रकाश के बारे में कॉन्वर्सेशन की याद आती है। ये सच में पता चलता है कि वह वास्तव में अंतरिक्ष में है और उसका शरीर खाली जगह में फेंका जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।